आपने कभी ये सोचा कि पुराने ज़माने में जब ऐसी घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग किस तरीके से समय की माप करते थे? कभी सोचा है? आइए इसको समझते हैं। तो पुराने ज़माने में जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग प्रायः आसमान में सूर्य की स्थिति को देख करके समय का पता लगाते थे। सूर्य की आकाश में क्या स्थिति है, उसकी स्थिति को समझने के लिए पुराने समय में लोग सूर्य घड़ी या सन डायल का प्रयोग करते थे, और इसके अतिरिक्त बालू घड़ी का भी प्रयोग समय की माप में किया जाता था। तो अब इसमें कैसे हम इसको समझते हैं, आइए देखते हैं कि जो सूर्य घड़ी होती थी, इसमें आप इस चित्र में इसको देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्राचीन समय में बनी हुई सूर्य की घड़ियां या सन डायल हैं। तो इन सूर्य घड़ी में छाया किस पर पड़ रही है, सूर्य की किस पोजीशन पर सूर्य की जो छाया है यहाँ कहाँ पर पड़ रही है, उस स्थिति को देख करके हम समय का पता लगाते थे कि ये सुबह का वक्त है, ये दोपहर का वक्त है, ये शाम का वक्त है, ये रात का वक्त है। तो इस प्रकार से प्राचीन समय में लोग सूर्य घड़ी या फिर बालू की घड़ी, इसकी सहायता से समय का पता लगाते थे। फिर धीरे धीरे जब मानव की प्रगति हुई और मानव ने घड़ी का आविष्कार किया, तो घड़ी की सहायता से समय का मापन शुरू हो गया। तो समय की माप से जो तात्पर्य है वो ये है कि काल अंतराल से है, यानी समय की माप से तात्पर्य काल अंतराल है कि हम कितना समय, कितना काल अंतराल को माप रहे हैं, वो बेसिकली समय की माप है। समय की माप हम प्रायः सेकंड में करते हैं, मिनट में करते हैं, घंटा में करते हैं, दिन में करते हैं, माह में कर सकते हैं या वर्ष में कर सकते हैं। और समय का मानक मात्रक जो है बच्चों, वो सेकंड है। इसको आप याद रखिएगा कि समय का मानक मात्रक जो है वो सेकंड होता है। और प्रायः आपने देखा भी होगा कि समय की माप के लिए हम विभिन्न प्रकार की घड़ियों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो दीवार घड़ी हो, हाथ में पहनने वाली घड़ी हो, या फिर अलार्म की घड़ी हो, और आजकल तो डिजिटल घड़ियों का भी प्रयोग किया जाता है समय की माप करने के लिए। अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा है कि हमने समय को किस तरीके से घंटा, मिनट, सेकंड, इस तरह से इसको विभाजित किया है? तो समय का विभाजन किस प्रकार से किया गया, आइए इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हमने एक दिन माना कैसे। पृथ्वी द्वारा अपनी अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है, उस समय को हमने एक दिन मान लिया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगाती है, उस समय को हमने एक दिन मान लिया। उसके बाद पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगा, उसको हमने 365 दिन या एक वर्ष मान लिया। तो इस तरीके से हमने पृथ्वी द्वारा अपनी अक्ष पर जो एक पूरा चक्कर लगाया, उस समय को हमने एक दिन मान लिया, जब वो अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने की जो समय है, उसको हमने एक वर्ष मान लिया। उसके बाद इस एक वर्ष को हमने बच्चों 12 माह में माना और 365 दिन मान लिए कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसके साथ एक दिन को हमने 24 घंटे में, एक घंटे को 60 मिनट में, और एक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित कर दिया। यानी कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस तरीके से हमने पूरे समय का विभाजन कर लिया, और इसकी माप विभिन्न प्रकार की घड़ियों के द्वारा की जाती है। और आजकल बच्चों डिजिटल घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इन डिजिटल घड़ियों में अगर आप देखें तो आपको घंटा, मिनट के साथ साथ सेकंड भी अंकों में दिखाई देता है। तो डिजिटल घड़ियां आजकल बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि आपको उसमें घंटा, मिनट और सेकंड पूरी अच्छी से भली प्रकार से दिखाई देता है। और जब खेल कूद होती है, तो खेल कूद में मान लीजिए कि अगर कोई रेस हो रही है, 100 मीटर की रेस हो रही है, रेस चल रही है, और हमें ये पता करना है कि किस खिलाड़ी ने 100 मीटर की रेस को कम से कम समय में पार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में हम किसका समय की माप किस यंत्र के द्वारा करते हैं? तब हम विराम घड़ी या स्टॉप वॉच की सहायता से इसकी माप करते हैं।
और विराम घड़ी की सहायता से हम ये माप लेते हैं कि कोई भी खिलाड़ी अगर 100 मीटर का रास्ता है तो कम से कम कितने समय में उस 100 मीटर तक पहुंच गया। जैसे ही खिलाड़ी अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है हम घड़ी बंद कर देते हैं, इसलिए इस घड़ी को विराम घड़ी कहा जाता है और इसके द्वारा हम समय की माप कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने समय को किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं जान लिया। अब बच्चों, ताप का मापन अगर हमें करना हो तो उसके लिए आइए एक गतिविधि है, इसको समझते हैं। अब बच्चों, इस गतिविधि में आप क्या देख रहे हैं कि 3 विभिन्न प्रकार के बर्तन लिए गए हैं, 3 बर्तन लिए गए हैं और इन 3 बर्तनों में एक में ठंडा जल है, एक में गर्म जल है और एक में सामान्य जल है। तो अब हम इस गतिविधि में अपने स्पर्श इंद्रियों के सहायता से यह जानेंगे कि कौन सा जल गर्म है, ठंडा है या सामान्य है। तो अब इस प्रयोग में हम ताप को जांचने का कार्य कर रहे हैं अपनी स्पर्श इंद्रियों की सहायता से। तो इस गतिविधि में बच्चों क्या हुआ कि जो एक बर्तन है जिसमें कि ठंडा जल है उसमें मैंने अपना बायां हाथ डाल दिया, दूसरा बर्तन जिसमें गर्म जल है मैंने उसमें अपना दाहिना हाथ डाल दिया, मतलब एक में बायां डाल दिया, एक में दाहिना हाथ डाल दिया। एक में गर्म जल था, एक में ठंडा जल था, तो मैंने अपने दोनों हाथ को दोनों अलग अलग पानी में डाल दिया। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, उतना ही हो जिसमें आप आसानी से अपना हाथ डाल सके। तो अब बच्चों, जब क्या हुआ कि एक बीकर में मैंने ठंडा जल लिया, एक बीकर में मैंने गर्म जल लिया और उन दोनों में अपना हाथ डाला और कुछ समय के पश्चात जब मैंने हाथ अपना निकाला और फिर मैंने दोनों हाथ एक सामान्य जल में डाल दिया। तो अब आप देखते हैं कि जब हमने गर्म जल में डाला था तो हमें तुरंत पता लग गया था कि वो गर्म है, ठंडे में डाला तो हमें ठंडा पता लग गया, स्पर्श इंद्रियों ने हमें बता दिया। लेकिन जब हमने हाथ सामान्य जल में, अपने वही दोनों हाथ जब सामान्य जल में डाल दिए तो जो हाथ गर्म जल में था उसको वो पानी कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। और जो हाथ मेरे ठंडे जल में था अगर मैं उस सामान्य जल में डालती हूँ तो वो सामान्य जल मुझे गर्म लगेगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर पूर्णतः निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि इस गतिविधि द्वारा हमने ये जाना कि सिर्फ स्पर्श इंद्रियों की सहायता से ही ताप का मापन करना सही नहीं है। क्योंकि पहली स्थिति में हाथ ठंडा जल और गर्म जल का अनुभव कर रहा था, लेकिन जब सामान्य जल में हाथ डाला गया तब ये पाया गया कि जो हमारा हाथ ठंडे जल में था उसको वो सामान्य जल कैसा लगने लगा? गर्म लगने लगा। और जो हाथ ठंडे जल में था उसको वो गर्म जल में था उसको वो जल सामान्य ठंडा लगने लगा। तो इस तरीके से हम पूर्णतः अपनी स्पर्श इंद्रियों पर ताप के मापन के लिए निर्भर नहीं कर सकते। तो ताप के मापन के लिए हमें किसी न किसी उपकरण की आवश्यकता होती है जिससे कि हम वास्तविक रूप से उस पदार्थ का क्या तापमान है इसकी ज्ञात कर सकें। तो इसके लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं।